हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स पे। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने सुना है ऑफिसर बनने की तैयारी है इस बार आपकी। तो भाई ऑफिसर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी हो, अगर आप क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं या जो शेड्यूल आपने बनाया है, टाइम टेबल आपने बनाया है, अगर उसको रेगुलर फॉलो करते हैं तो ईजिली आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। पर मोस्टली क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफिसर तो बनना चाहते हैं, जॉब तो लेना चाहते हैं, पर तैयारी नहीं करना चाहते भाई, आस्की करना चाहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो मेहनत नहीं करते। जब पढ़ने की बारी आए, मान लो क्लास है आपकी आधे घंटे की, 40 मिनट की, और बीच में कोई मैसेज आ गया तो उसी टाइम आप क्लास को छोड़ के मैसेज की तरफ भागते हैं। अगर ये आदतें हमारी रहेंगी तो मुश्किल होता है हमारे लिए कुछ अचीव करना। अगर हम जिस काम पे लगे हैं उस काम को प्रायोरिटी देके सबसे पहले उसको करें और बाकी चीज़ों को हम सेकेंडरी रखें तो भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये, कहीं से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, आप किसी की भी क्लास अटेंड करो, पर जहाँ से भी आप काम करना स्टार्ट करते हो कंसिस्टेंसी के साथ करें, उनके साथ जुड़ें, पूरा टाइम उनको दें। जिस तरीके से आपको कराया जाता है उस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसको नाम दिया गया है प्रथम कदम सीरीज। और ये जो आपका प्रथम कदम बैच है ये औरों से डिफरेंट क्यों है भाई? औरों से डिफरेंट इसलिए है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे। यहाँ पे कहीं से कोई भी संभावना है अगर क्वेश्चन बनने की तो वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उन क्वेश्चंस को आपको भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप भी उनको सॉल्व करके देख सकें क्या आप कैपेबल हैं क्वेश्चंस को करने में या नहीं। हर एक लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, चाहे वो एनडीए हो, चाहे फिर आपका सीडीएस हो या फिर एफकेट। लेवल जो है वो आराम आराम से हम इम्प्रूव करते जाएंगे और 30 मार्च तक आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट पाएंगे। तो भाई 30 मार्च तक हम आपका सिलेबस जो है वो करा देंगे कंप्लीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इजीली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा जो एक चैप्टर है जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है, वो तो हमने कर लिया है कंप्लीट। तो कुछ एक टॉपिक्स हैं भाई पॉलिटिकल साइंस में जो आपके थोड़े से बड़े हैं, तो उन चैप्टर्स को मैंने तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में कर दिया है ताकि उनको करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। और बाकी जो छोटे टॉपिक्स हैं वो क्या पता हमारे एक वीडियो में ही हो जाए। तो जल्द ही, यानी आपके 3-4 टॉपिक और हैं जो पॉलिटिकल साइंस के बड़े हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके अलावा आगे छोटे टॉपिक्स आते जाएंगे और इजीली आप उनको सॉल्व कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे? तो पहले टॉपिक, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर ऐसे क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे बनाए गए हैं और आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, वो आप करेंगे और मैं साथ में भी यहाँ पे कराऊंगा विद आंसर, आपको वो मिलेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इन क्लास नोट्स की तो जाके टेलीग्राम पे सर्च करें एग्जाम टॉक्स, वहां पे जाके ज्वाइन करें और पीडीएफ लें। जितनी अब तक 10 क्लासेस लग चुकी हैं और उनमें जितने भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सभी की पीडीएफ आपको मिलेगी। टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी है, तो वहां पे जाके आप अपने रिवीजन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जाएं या फिर इंस्टा पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कुछ एक स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे को टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम के अंदर बना के आएंगे और आप मुझे थैंक्स भी बोलेंगे भाई उस चीज़ के लिए, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, बोलो या ना बोलो, पर हाँ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। डेफिनेटली आप क्वेश्चंस जो हैं वो बना के आएंगे, चाहे वो आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो या फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो, सभी को टारगेट करके चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर मैं बात करूं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से हमने अंग्रेजों से डिमांड करी, ये तो हमें पता है कि हम संविधान बनाना चाहते थे, ठीक है। पर हम चाहते हैं ना, अंग्रेज थोड़ी ना चाहते हैं अभी हम संविधान बनाएं, वो थोड़ी ना चाहते हैं कि उनकी पावर कम हो, हमारी पावर जो है वो ज़्यादा हो। तो ये चीज़ किस तरीके से स्टार्ट हुई, संविधान बनाना चाहिए,
कौन संविधान बनाएगा, कितना टाइम लगा संविधान बनने में, ब्रिटिशर्स ने कब इस बात को एक्सेप्ट किया, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। और कितने मेंबर थे, किस तरीके से उनको चुना गया जिन्होंने संविधान बनाया, वो सारी की सारी चीज़ें इन क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो मैं 1 मिनट कलर जो है वो ले लेता हूँ, ये ऐड करते हैं भाई कलर, सॉरी डबल हो गया, 1 सेकेंड। हाँ, अब टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बात है 1930 के आसपास की। भारत के अंदर बहुत सारे आंदोलन जो हैं वो स्टार्ट किए गए, अलग अलग लीडर्स जो थे उनके द्वारा। कोई कहता है भारत को आज़ाद करो, कोई कहता है भारत को डोमिनियन स्टेटस दो। उसी बीच एक बंदा जो है वो आता है और उसका नाम था M.N. रॉय। ये जो M.N. रॉय है ये 1934 में एक बात कहता है, और इसने क्या कहा सुनिए, कुछ इस प्रकार बात इसने कही। इस M.N. रॉय ने कहा कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान बना सके। तो इसने किस चीज के बारे में बात करी, इसने बात करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत के संविधान बना सके। यानी सभा यानी बहुत सारे लोग हों या कुछ लोग हों जिनका ग्रुप हो और जो भारत के संविधान बनाने का काम करें। अब ये बात 1934 में एक इंडियन ने तो कह दिया M.N. रॉय ने कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो भारत का संविधान तैयार कर सके। अब 1935 में इसी बात को जो M.N. रॉय ने कही, इस बात को एक्सेप्ट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और इन्होंने फाइनली जो क्या किया, डिमांड कर दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत का नेतृत्व कर रही थी, भारत की पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इसने क्या कहा, इसने अंग्रेजों से कहा कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर संविधान सभा जो है उसके बनाने की परमिशन दें, ताकि हम भारत के लिए एक संविधान तैयार कर सकें। तो 1935 में कांग्रेस ने भी कह दी। अब मैं यहां पे कहीं भी नहीं कह रहा कि अंग्रेजों ने इनकी बात सुन ली या इनकी बात मान ली, ठीक है, मैंने नहीं कहा ना, तो सुने आगे क्या हुआ। अब 1938 में जवाहरलाल नेहरू अलग से चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस हों, कोई भी आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। वो इंडियंस जो हैं वही भारत का संविधान जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएं। तो एक बार दोबारा से मैं बताता हूं, 1934 में M.N. रॉय ने कहा भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। 1935 में इस बात को कांग्रेस कंफर्म करती है और डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंग्रेजों से। 1938 में नेहरू ने कहा, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और उस संविधान सभा के अंदर भारत के ही लोग हों, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, ये बात नेहरू ने कह दी, पर अंग्रेजों ने भाई अब तक कुछ नहीं सुना। अब आगे सुनेंगे, क्यों सुनेंगे भाई। 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट। अब सुनेंगे ये हरामखोर। ठीक है, तो भाई इस क्लास के नोट्स चाहिए हैं तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करें एग्जाम टॉक्स। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ज्वाइन कर लें अगर नोट्स चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भाई ना करें। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। अब देखो, इंडियंस तो आपस में डिमांड कर रहे हैं कि सर ये कर दो वो कर दो, ठीक है, पर यहाँ पे फाइनली क्या होगा, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा तो अंग्रेजों ने मना कर दी। अंग्रेजों ने क्या कहा, इंडिया भी हमारे साथ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी तरफ से लड़ेगा। पर कोई भी भारत के नेता जो थे उनसे नहीं पूछा गया कि आप हमारा साथ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो जितने भी इंडियंस थे उन्होंने अपनी सपोर्ट ब्रिटिशर्स को जो दी थी वो वापस ले ली। वो बोले हम नहीं है इनके साथ में, ये तो नंगड़ हैं, ठीक है, हम इनका साथ नहीं देंगे ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ये हमें आज़ादी नहीं दे रहे, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाने दे रहे। तो 1940 में क्या होगा, एक ऑफर लेके आएंगे ब्रिटिशर्स हमारे पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं अगस्त ऑफर। अब इस अगस्त ऑफर में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन देंगे, पर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भारत के लोगों को भारत का संविधान बनाने की जो परमिशन है वो देंगे। तो जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कब करी गई, तो भाई वो एक्सेप्ट करी गई 1940 अगस्त ऑफर में। पर इंडियंस बोले क्यों, हम तुम्हारा साथ क्यों दें।
ये बोले हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की परमिशन तो देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन तो देंगे, पर हम तुम्हें देंगे डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस जैसे, ठीक है, नेहरू जैसे लोगों ने कहा यार हमने डोमिनियन स्टेटस की बात ही 1930 में छोड़ दी थी, तुम 10 साल बाद कह रहे हो हम वही चीज़ देंगे जो हमने 10 साल पहले रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पे अंग्रेजों के बीच में और भारत के नेताओं के बीच में कुछ खास बन नहीं पाती बात। अब बात बनेगी नहीं भारत के नेताओं के बीच में और अंग्रेजों के नेताओं के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ होगी आपकी फेल। अब अंग्रेजों ने सोचा यार किसी तरीके से इंडियंस को साथ तो लेके आना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, वरना जो अदर फोर्सेस हैं जैसे जर्मनी जो है वो हमें हरा देगा। तो इंडियंस तो एग्री थे नहीं, तो इन्होंने दोबारा 2 साल बाद एक और कमीशन भेजा जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रपोजल। अब ये जो क्रिप्स प्रपोजल है इसमें भी अंग्रेजों ने यही बात कही कि हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन देंगे, पर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो महात्मा गांधी जी थे हमारे फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने कहा इसको कि ये जो क्रिप्स मिशन है ना, ये तो आउटडेटेड चेक है, यानी ऐसा चेक है जिसकी डेट ही नहीं आएगी। उन्होंने कहा हमें क्या पता भाई कितने साल बाद तुम्हारा वर्ल्ड वॉर खत्म हो, इतने हम मरते थोड़ी ना रहेंगे, तुम्हारे चक्कर में थोड़ी ना पड़ेंगे। तो गांधी ने कह दिया ये तो ऐसा चेक है जो कभी डेट आएगी नहीं इसकी। तो गांधी ने कहा, साथ में इन चीज़ों को मुस्लिम लीग भी रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, और जो क्रिप्स मिशन है इसको भी रिजेक्ट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देखो साफ कर रही है, पर मुस्लिम लीग जो है वो भी इन चीज़ों को रिजेक्ट कर रही है। वो बोली ना यार ये तो बात ही नहीं बनी, तुमने पाकिस्तान की बात तो करी नहीं यहाँ पे, तो हम भी इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या किया भाई, रिजेक्ट किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इंडियंस ने साथ दिया नहीं और पता था कि इंडियंस सब बगावत कर सकते हैं तुम्हारे खिलाफ, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1946 में एक मिशन पास किया या एक प्लान पास किया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसमें इन्होंने बात मान ली इंडिया की। वो बोले भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और अपने भारत के लिए संविधान बनाओ, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम अब तुम्हें कुछ दिनों तक और झेलेंगे और उसके बाद आज़ाद कर देंगे। हम नहीं चाहते कि तुम और ज़्यादा बगावत करो हमारे खिलाफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा नुकसान काफ़ी हो चुका है, हम तुम्हें और नहीं भुगत सकते। ये सारी बातें इन्होंने कही। अब ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसके अंदर ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने कुछ बंदे भेजे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहां से क्या क्वेश्चन है कि कौन कौन मेंबर था कैबिनेट मिशन प्लान का। तो 3 बंदे थे इसके अंदर। एक का नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉरेंस बिश्नोई नहीं है भाई ये। सेकंड का नाम क्या है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स जो है, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन वाला ही बंदा है। ठीक है, कौन है, क्रिप्स मिशन वाला ही बंदा है। थर्ड बंदा कौन था, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 बंदे थे कैबिनेट मिशन में। ठीक है, और ये भारत में आए, इन्होंने कहा चलो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाओगे हमें बताओ, हम आपको परमिशन देते हैं। इन्होंने भारत के नेताओं से बेसिकली बात करी और इन्होंने परमिशन दे दी भारत के नेताओं को कि कर लो जो तुम्हें करना है। और यहाँ से भारत के नेता हैं वो झूम पड़ेंगे कि अब तो आज़ादी मिलेगी भाई। ठीक है, ये खुश हो गए बंदे भारत वाले। ठीक है, तुम्हें पता तो है ही कितने एक्साइटेड होते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाए बस एक्साइटमेंट। अब परमिशन देखो मिल चुकी है। अब परमिशन तो मिल गई, पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे, गठन कैसे हुआ, क्या इलेक्शन हुए थे, क्या नॉमिनेटेड थे, कितने सदस्य थे, वो सारी बातें हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर कंपोजिशन की बात करें तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी परमिशन तो मिल गई, पर इन्होंने कहा था कि हम इंडिया के अंदर इंडियंस को ही परमिशन देंगे जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर शामिल हो सके, नेहरू जैसे लोगों ने। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कराया कि कौन कौन व्यक्ति इसका सदस्य होगा और कौन नहीं होगा। तो इसके इलेक्शन कराए गए जुलाई और अगस्त महीने, यानी 1-1.5 महीने ये इलेक्शन चले 1940 में। और जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का रिजल्ट आया आपका नवंबर 1940 में। तो 6 नवंबर, कब भाई, 6 नवंबर 1940 को गठन किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 6 को बनी तो उस समय इसके अंदर
389 जो मेंबर्स हैं वो थे। अब इस 389 में से 296 तो ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 जो सदस्य थे ये प्रिंसली स्टेट से थे, पर इन्होंने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है भाई, पार्टिसिपेशन इन्होंने नहीं किया, सीधी सी बात है। ये पानी पी लेते हैं यार मजाक कर रहा था। तो इन्होंने पार्टिसिपेशन किया नहीं, प्रिंसली स्टेट्स वालों ने। ये जो मेंबर्स हैं इनमें से कुछ तो डायरेक्टली इलेक्टेड थे और कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, मैं आगे आपको हर एक पॉइंट दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने सीट्स जो वो स्पेस जो है वो इसीलिए छोड़ दिया है ताकि कुछ और बातें अगर आपको बाद में ऐड करनी हो इन नोट्स में तो आप इजीली कर पाएं। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो सीट्स हैं वो अलोकेट कर दी गई, कुछ तो पार्शियली नॉमिनेटेड हैं, पार्शियली आपके इलेक्टेड हैं। तो जो सीट है वो अलॉट करी गई 3 कम्युनिटीज, जो 3 समुदाय थे भारत के, जो मेन 3 समुदाय थे। एक तो था मुस्लिम, दूसरे सिख और तीसरे जनरल। जनरल का मतलब है भाई बाकी जो बच गए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे बुद्ध धर्म के हो, इन सभी को अलग कर दिया गया। तो 3 कम्युनिटीज में आपकी सीट जो है वो बट गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंबर्स हैं यानी 389 जो मेंबर्स थे ये किस तरीके से आए, तो ये जो मेंबर्स हैं ये इलेक्ट होके आए। किस तरीके से इलेक्शन हुए, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी आज के टाइम में जैसे भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं ना, वैसे ही इनके इलेक्शंस जो हैं वो हुए थे। तो इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे कि किस मेथड से इनके इलेक्शन हुए थे, तो हम उस मेथड को बता देंगे कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड से इनके इलेक्शन आयोजित कराए गए थे। ठीक है, अब जो आपके ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने 296, उनके तो इलेक्शन हो गए, पर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट्स की जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया। पहले तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, पर बाद में इन्होंने पार्टिसिपेशन कर लिया था। 93 मेंबर्स थे, तो ये जो 93 मेंबर्स हैं इनको क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। किसके द्वारा, जो उस रजवाड़े का या उस स्टेट का हेड था, यानी राजा जो था उसी ने अपने सदस्यों को नियुक्त करके भेज दिया। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ताकि वो राजाओं की सलाह बता सके कि भारत के राजा किस तरीके का संविधान चाहते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट मैंने बता दिया कि जो आपके मेंबर्स हैं, आपके कौन से मेंबर्स, 296, ये भाई कुछ तो ऐसे थे जो इलेक्टेड थे और कुछ ऐसे थे जो नॉमिनेटेड थे। यानी हम कह सकते हैं पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड सदस्य हमें इसमें देखने को मिलेंगे। अब मैंने बताया ब्रिटिश इंडिया के अंदर 296 सीटें थी। इस 296 सीटों के ऊपर इलेक्शंस जब हुए तो उन इलेक्शंस के अंदर किसके कितनी सीट आई, तो भाई कांग्रेस जो है उसकी आई 208 सीट और जो 73 सीट्स हैं वो आई मुस्लिम लीग पार्टी के। ठीक है, 73 सीट्स मुस्लिम लीग की आई, जबकि इनको भाई उम्मीद थी कि इनके और ज़्यादा सीटें आएंगी, पर इनको इतने लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे मुस्लिम्स थे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। तो कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सीट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब ये टॉपिक आपका रहता है इतना ही कि किस तरीके की कंपोजिशन थी और आपके किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आई। अब इसके बाद के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। पर एक चीज और, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन करेगा, ऐसे थोड़ी ना जाना है भाई, इन क्वेश्चंस को जरूर करें मेरे साथ में। काफी मदद जो है वो आपको मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फाइनली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कांग्रेस पार्टी ने कब डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो मैंने अभी बताया था 1935 के अंदर कांग्रेस डिमांड करती है। 1934 में आइडिया देता है, कौन देता है, MN रॉय, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू कहता है कि हम बिना आउटसाइड इंटरफेरेंस के संविधान जो है वो बनाना चाहते हैं। तो पहले का आंसर तो हो गया C, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड करी थी 1935 में।
अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने मैंने रख दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है हु गेव आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो किसने दिया था, तो वो दिया था MN रॉय ने। ठीक है, ये आइडिया कब दिया गया, ये आइडिया इन्होंने दिया 1934 में। और ये कम्युनिस्ट जो मूवमेंट है उसको भारत के अंदर सपोर्ट करते थे, यानी कम्युनिज्म जो विचारधारा है उसके पक्ष में ये आपके थे। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने फिर से आ गया है। और थर्ड क्वेश्चन है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अगस्त ऑफर। तो अगस्त ऑफर कब आया था भाई, तो अगस्त ऑफर जो है वो आपका आया था 1940 के अंदर। तो 1942 में क्या आया था, तो भाई 1942 में तो आया था क्रिप्स मिशन, 1940 में अगस्त ऑफर और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे, नाम उनके कमेंट सेक्शन में छाप दो बिना कोई देरी के, तीनों सदस्य के, जल्दी करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु सेड आउटडेटेड चेक टू क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, इसको आउटडेटेड चेक इन चारों में से किसने कहा है, तो भाई यहाँ पे जो कही गई है आउटडेटेड चेक की बात, ये कही थी मिस्टर गांधी ने। तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने आउटडेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन को। और इस चीज को ज्वाइन नहीं किया था किसने, मुस्लिम लीग ने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था कि क्रिप्स मिशन हम नहीं मानते, जो ये बात कहना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज कैबिनेट प्लान इंट्रोड्यूस। कैबिनेट प्लान कब आया, तो मैं ऊपर बता चुका हूं, कैबिनेट प्लान आया 1940 के अंदर। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही यहां पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1940 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, टोटल कितने सदस्य थे, तो भाई सदस्यों की अगर बात करें तो टोटल सदस्य थे 389 1940 में। और इन सदस्यों की संख्या 1947 में आफ्टर पार्टीशन इतनी हो गई थी, कितनी, 299। तो ऑप्शन नंबर बी 1940 पूछा है, तो बी सही आंसर होगा इसका। अब बढ़ते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन जो है वो कहा गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सीए का मतलब क्या है भाई, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए थे कैसे, पार्शियली इलेक्टेड थे, यस, और पार्शियली नॉमिनेटेड भी थे। नॉमिनेटेड कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट से, और इलेक्टेड कहाँ से थे, ब्रिटिश इंडिया से। तो यानी नॉमिनेट भी हैं इलेक्टेड भी हैं, तो सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हमारा होगा। तो हम बोथ पे करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट पे अगर बात करें, अभी क्वेश्चन आसान है भाई, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है ना, वन लाइनर। जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट होंगे और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दूंगा या आपके क्या बोलते हैं उनको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा, उस टाइम आप देखोगे कि सारी स्टेटमेंट्स के जवाब आपके पास होंगे, क्योंकि आपने हर एक स्टेटमेंट का जवाब दे तो दिया, यहाँ पे दोबारा दोबारा थोड़ी ना आपको कुछ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली काफ़ी स्कोर जो है आपका बूस्ट होगा। यार आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाउ मैनी सीट्स अलोकेटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स जो हैं वो दी गई, तो भाई प्रिंसली स्टेट्स को जो सीट देने का काम किया गया है वो कितनी थी, वो थी 93 सीट्स जो कि प्रिंसली स्टेट के पास में थी। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो हम सही लगा देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रिटिश इंडिया के पास कितनी थी, तो ब्रिटिश इंडिया के पास थी 296 सीट्स। ठीक है, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश इंडिया की थी और 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी उनकी सीटें थी। तो इन चीज़ों को भी आप मेरे भाइयों ध्यान में रखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में या इंस्टा व्हाट्सएप जहाँ पे भी आप पूछना चाहें। हैंडल्स आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ कहीं आ रहे होंगे, यहाँ कहीं क्या ये आ रहे भाई, इन पे जाके कर सकते हो आपको जो भी डाउट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं था, तो भाई पटेल तो था, नेहरू था, गांधी नहीं था। 2 ऐसे बंदे थे, एक तो गांधी और दूसरा जिन्ना, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1940 के अंदर बनी थी उसके अंदर नहीं थे। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका एक टॉपिक हो चुका है। देखो, अगर मैं आपको टॉपिक 1 ना करा के
पूरा 1-1.5 घंटे में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा, तो उससे आपको परेशानी होगी। आप कहोगे सर इतनी बड़ी क्लास बना दी, देखी नहीं जाती। पर ये जो आधे घंटे तक क्लासेस है ना, इनको हम एक तो ईजिली देख सकते हैं। अगर स्पीड कम लगती है तो हम इनको 2x करके भी देख सकते हैं, या 1x करके देख सकते, 1.5x करके देख सकते हैं। तो जैसा आपको सही लगे वैसा देखें। और साथ में छोटी क्लास का मेन मकसद यही है भाई, चीज़ें जो हैं आपके लिए बोरिंग ना हो और आसान। ओ यार ठीक है, बोरिंग ना हो और इजीली आप उन चीज़ों को कर लें। हु अमंग द फॉलोइंग था भाई, ठीक है, मजे मजे में मिटा दिया। ठीक है, मैं सोचा ये वाला जो पेन है ना जो अपने आप मिट जाता है, मैंने सोचा वो होगा शायद। देखो ये अपने आप मिट जाएगा। हाँ, तो ये जो बात, अरे यार मिट तो नहीं गया, 1 सेकेंड। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी थी जो कि आपका सेकंड चैप्टर और क्लास नंबर 11 तक हमने कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है भाई, कमेंट करके पूछे, जहाँ पूछना है पूछे। और विश्वास करें, पक्का क्वेश्चन करके आओगे और एग्जाम को फोड़ के आओगे। इस बार किसी भी टाइप से कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।